दूरदर्शन के सभी नाजरीन की खिदमत में मुबश्शिर रफ़ाई का सलाम पहुँचे। आज की इस खसूसी नशरियात, इस खसूसी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज अप्रैल की 24 तारीख है। आज कौमी सतह पर पंचायती राज का दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और जम्मू की पल्ली पंचायत से देश के मुल्क के सभी पंचायती इदारों और उनके नुमाइंदों से खिताब किया। यहाँ जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा और कई एक का इफ्तिताह भी किया। तो इसी सिलसिले में आज हमने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आज हम पंचायती राज की अहमियत के बारे में बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, और इसके अलावा वज़ीर आज़म के दौरे की अहमियत, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आज के दौरे की अहमियत, इस पर भी बात होगी। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं वादी कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी राजा मुनीब साहब, और इसके अलावा एक मारूफ और नौजवान कॉलम नवीस इमाद मखदूमी साहब को भी हमने दावत दी है। दोनों स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं, दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। राजा मुनीब साहब, बात की शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो आज पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कौमी सतह पर, और जम्मू कश्मीर में भी अब पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम है वो लागू है। हम पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज जो है इसकी क्या अहमियत है, और जम्मू कश्मीर में ये जब से लागू हुआ है और अभी इसी के तहत यहाँ पर इंतजामी मामला चलाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर की तरक्याती मामला पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, जो पंचायती राज का जहाँ तक ताल्लुकात है, गवर्नेंस के साथ जहाँ तक लेना देना है इसका, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डे टू डे गवर्नेंस में। किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट के लिए जो प्री रिक्विजिट चीज़ें की ज़रूरत है, उसके लिए जो पंचायती राज सिस्टम जो है ये इसका फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर है। और यहीं से जो है, क्योंकि हर गांव, हर पंचायत से जो है जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कि इक्विटेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वो पंचायतों से शुरू होता है। तो जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस देखे हैं। पंचायतों के सरपंच इलेक्शंस भी हुए, पंचायती इलेक्शंस हुए, और इससे जो ग्रास रूट पे जहाँ तक हम बात करते हैं, तो एक सी चेंज आया है। जब हम सी चेंज की बात करते हैं तो हम इस चीज़ की बात करते हैं कि अगर आप उससे पहले का निज़ाम देखते तो जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स थे वो एक एक लिमिट में थे, कि एक एमएलए जो थे वो डिसाइड करते थे किस गांव में कितना क्या होगा, कैसे होगा। प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर फंड्स जो था, उसकी एलोकेशन जो थी वो हर कॉमन इंसान के पास नहीं पहुंच पाता था। बट जब से पंचायती राज सिस्टम आया है, तब से हर गांव में जो है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होता है, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन पे कितना खर्च करना है, तो वहाँ से आता है। तो एक जो डेवलपमेंट है गांव में, जो एक रूरल एरिया में जो एक डेवलपमेंट, जो ग्रास रूट डेवलपमेंट है, तो उसको ये बूस्ट करता है बहुत। और अगर आप देखेंगे कि जब से इलेक्शन हुए हैं, तब से 1727 करोड़ रुपए जो है सिर्फ मनरेगा में, ICDS में, मिड डे स्कीम्स में गए हैं। तो उसकी वजह से जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा से दी जाती है, उसका एक कहीं पे इंक्रीज हुआ है, कहीं पे राहत भी मिली है, लोगों को रोजगार इसने प्रोवाइड किया है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी यह बहुत हेल्प करता है। जी, हम इस पर मजीद बात करेंगे कि पंचायती राज की अहमियत और इससे क्या फ़ायदे मिले हैं हमको। मैं इमाद साहब आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो आज वज़ीर आज़म का दौरा रहा जम्मू कश्मीर का, और ख़ासकर जो उन्होंने जम्मू में खिताब किया पूरे मुल्क के पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों से, और उसके अलावा उन्होंने जो यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया या फाउंडेशन स्टोन रखा उनका, तो आप इस दौरे को जम्मू कश्मीर के तनाजुर में किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो जम्मू का जो दौरा था, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट दौरा है। 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी का आज ये पहला दौरा था जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है किया। और मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार और जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मनोज सिन्हा जी की क़यादत में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उनकी कोशिश रही है कि जो है गवर्नेंस में और लोगों के ईज़ ऑफ लिविंग में जो है रिफॉर्म्स लाए जाएं। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, वो जो है, जैसा कि आपने देखा कि काफी सारे जो है 20,000 करोड़ के। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है।
चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्रोजेक्ट्स जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इनॉग्रेट किए हैं, उनकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। आई थिंक वो ये इनॉग्रेशन जो है, ये प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आने वाले वक्त में जो है बहुत सहूलियत लाएंगे। और जो ये चाहे बात आप मोबिलिटी की करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, या चाहे आप लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करें, तो उस सिलसिले को लेके उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है आज का दौरा बहुत सिग्निफिकेंट है। आप देखिए बानिहाल काजीगुंड से बानिहाल वाली जो टनल है, 8.45 किलोमीटर्स की जो टनल है, उसका भी जो है इनॉग्रेशन हुआ है आज। ये जो 16 किलोमीटर का डिफरेंस है, उसमें एक जो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और लोगों को जो है 1.5 आवर की जो है रिडक्शन हो जाएगी उसमें। फिर अगर आप रैटली का पावर प्रोजेक्ट देखेंगे, जो कि 850 मेगावाट का है, 5,300 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। और जो क्वार का आप देखेंगे 540 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, जो 4,500 करोड़ से बना हुआ है, तो जिससे यहाँ का पावर सिनेरियो भी जो है रीजन का जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें सुधार आएगा। तो मैं इस वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे को जो है बहुत ही एक सिग्निफिकेंट दौरा रखता हूँ। और जैसा अभी देखा, सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कही कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जिनकी उन्होंने अभी बात की अपनी तकरीर में, कि उनका जो मुस्तकबिल है, उनके लिए वो जी जान से काम करेंगे, और बहुत ही सिग्निफिकेंट दौरा है। जी मुनीब साहब, एक सहाफ़ी की हैसियत से आप इस दौरे की इम्पोर्टेंस कैसे बयान करेंगे? बहुत से लोगों ने कुछ उम्मीदें लगाई थीं कि शायद वज़ीर आज़म कुछ ऐलानात करेंगे, लेकिन उन्होंने तकरीर तो की पूरे मुल्क के पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों से, लेकिन जिस किस्म के ऐलानात मुतवक्का थे शायद वो नहीं हुए। आप किस नज़र से देखते हैं इस दौरे को? देखें, अगर आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को देखते हैं जी, तो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की। अभी तक जो हम देखते आए हैं, पहले भी हम देखते आए हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि डायरेक्ट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया जाए या उसकी कोई अनाउंसमेंट की जाए। बट ये बड़ा क्लियर है कि इस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट का है। और ओवरऑल डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, तो इस चीज़ को मत भूलिए कि 47,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में, एक्सपेक्टेड है अबाउट 1.7 लाख, 1,70,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रोजगार मिलेगा। तो जो ओवरऑल फोकस है वो सिर्फ टिडबिट्स पे नहीं है, बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ है। अगर आप पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर में पावर जनरेशन का, और पावर जनरेशन हार्नेस करने का भी बहुत बड़ा जो है एक पोटेंशियल है स्टेट में। 20,000 मेगावाट से ऊपर का पोटेंशियल है स्टेट का। तो कहीं ना कहीं उसको अगर हार्नेस करने के लिए देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो है वो आगे आने वाले टाइम में एक लीडिंग पावर जनरेटिंग स्टेट बन सकता है, और उसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर को खुद बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। मैं दोबारा आपसे बात करूंगा पंचायती राज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अमाद साहब, आज जो प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन हुई उनमें जन औषधि केंद्रास भी शामिल हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा जन औषधि केंद्रास का इनॉग्रेशन हुआ। क्या आप समझते हैं कि ज़मीनी सतह पर लोगों को इसके फ़वाइद मिलते हैं? एब्सोल्युटली, गुड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन का बनना बहुत ज़रूरी है।
जी। और उससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को लाभ पहुंचेगा बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को लाभ पहुंचेगा। ये जो 100 जन औषधि केंद्र का आज जो है फाउंडेशन स्टोन हुआ है, जी। तो वो डेफिनेटली जो है पूरे मुल्क को कैटर करेगा, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को कैटर करेगा बल्कि पूरे मुल्क को कैटर करेगा। बिकॉज ये जो, जैसा मैंने आपसे कहा, गुड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन की नीड आजकल जो है पूरी दुनिया में बढ़ गई है। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम यह है कि जो जन औषधि केंद्र हैं उनमें सभी अद्वियात नहीं मिलती हैं, कुछ अद्वियात मिलती हैं, फिर पेशेंट को बाजार से दूसरी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल मुबशिर साहब, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस माध्यम से भी जो है, इस प्लेटफॉर्म से भी सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जो लोग इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है वो इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट लेके जो है इसमें एक अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको जो है फुलफिल करेंगे। मुनीब साहब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से, अगरचे पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे हैं जो लोगों ने ही चुने हैं, जो लोगों के चुनाव के बाद ही सामने आए हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से उनके काम जो हैं वो, उनका नतीजा सही नहीं आता है सामने, सहूलियात नहीं मिल रही हैं जिस तरह, जैसा आपने आगाज़ में कहा था कि जो MLAs के थ्रू हुआ करता था। तो क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होना भी ज़रूरी है, या फिर पंचायती राज सिस्टम से ही सब कुछ ठीक ठाक रहता है? देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, जो हर बंदा, चाहे वो पंच है चाहे वो सरपंच है, वो एक इलेक्टेड एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही होता है ना। कश्मीर में जब हम इलेक्टोरल की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ यहाँ चीफ मिनिस्टर पे या मिनिस्टर्स पे या फिर MLAs पे रहता है। बट अगर आप देखेंगे कि अगर हम फुल डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात करते हैं, जो ओवरऑल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उनके अलावा भी जो आपके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कहीं पर कभी थे नहीं जी। ठीक है, हमने कभी कश्मीर में DDC नहीं देखे, हमने कभी कश्मीर में BDC नहीं देखे, सरपंच पंच हमारे बहुत पहले थे, उसके बाद कभी 30 साल में देखे नहीं हम। बट आज की डेट में हमारे 3 टायर में जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आने वाला टाइम है, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि यहाँ पर इलेक्शन होगा, तो मेरे ख्याल से जो एक लास्ट जो टियर है वही एक मिसिंग है। उसके अलावा अगर हम ग्रीवेंस की बात करते हैं तो आपके DDCs, BDCs, सरपंच, पंच जो हैं, दे आर इक्वली केपेबल ऑफ एड्रेसिंग डे टू डे ग्रीवेंसेस, और वहीं से ग्रीवेंस का जो है रिड्रेसल भी होता है और वहीं से उनका डिस्पैच भी होता है जी। यहाँ पे मैं मुबशिर साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी। जो आज प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए हैं जी, ये फास्ट डेवलपमेंट का जो सिनेरियो चल रहा है और जो एक जो डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी को जो है इससे एग्जिबिट हो जाती है। आपने सही कहा कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, और मुझे लगता है जैसा होम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कहा है कि डीलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जी। तो मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शंस भी होंगे और उसके बाद जो है लोगों के इश्यूज भी एड्रेस होंगे। बट ये जितनी भी आज प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन हुई है, जितनी भी 20,000 करोड़ की जो ये प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई है, इसमें हमारे BDCs, जो लोकल लेवल के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लोकल लेवल के जो ग्रास रूट के पंचायत के और बाकी सारे जो ये हैं, उनका जो है बड़ा रोल है। और ये उनके जितना काम उन्होंने किया है उसी वजह से जो है आज ये प्रोजेक्ट्स अपने अंजाम पे ला रहे हैं, उनका भी एक बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में रहा है जी। जी मुनीब साहब, इससे पहले जब आज वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया उधमपुर से, तो उससे पहले LG मनोज सिन्हा ने भी अपने कुछ ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आती थी वो मैक्सिमम 15,000 करोड़ तक गई थी, लेकिन अब 52,000 करोड़ तक भी गई है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये 70,000 करोड़ तक जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इससे उन्होंने कहा कि तकरीबन 7 से 8 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने की तवक्को है। क्या आप समझते हैं कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इस बात की तस्दीक और तौसीक बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी स्पीच में की, आप समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रही है और लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए?
बिल्कुल, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड भी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। माहौल पे डिपेंड करता है कि जितना खुशहाल माहौल रहेगा उतना जो है एफडीआई बढ़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे कश्मीर को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, यहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत वास्ट नेटवर्क होता है, एक बहुत वास्ट एरिया होता है। और कश्मीर के लड़कों में, कश्मीर के यूथ में पोटेंशियल है कि वो जितनी भी एफडीआई आती हैं, जितने भी सेक्टर्स में आती हैं, उसमें पूरा अपना रोल प्ले करेंगे। और वी विल सी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि 25 साल में विल बी सीइंग अ वेरी डिफरेंट कश्मीर। मुझे ये लगता है कि अगले 5 से 7 साल में जिस टाइप से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तेज़ी से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, अगर ये चलता रहा तो जो कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट का जो आज का एक इशू है उसमें बहुत कमी आएगी। और जो कश्मीर का ओवरऑल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उसका भी जो रुख होगा वो कुछ और होगा, और इसका मंजर भी कुछ और होगा। अहमद साहब, मैं इसी बात को आगे ले जाकर आपसे बात ये जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कश्मीर का खासकर हम देखेंगे, अगर जम्मू में थोड़ा सा वाइब्रेंट है, लेकिन कश्मीर को इंडस्ट्रियली इतना इट इज नॉन वाइब्रेंट प्लेस। तो जो ये मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आप क्या समझते हैं कि ये किन सेक्टर्स में आनी चाहिए ताकि कश्मीर की यूथ को जॉब मिले, एक रोजगार मिले और कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट मुमकिन हो सके? देखिए, जो आज 38,000 जो है 82 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट विच इज़ कंसिडर्ड एज दी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो आज जिसकी बात हुई जी, जो जम्मू कश्मीर में लाई गई है, और 75 ईयर्स में पहली बार इतनी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हुई है। अदरवाइज अभी तक जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा 15,000 करोड़ से आगे गई नहीं है। जी। अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, हॉस्पिटैलिटी में और फूड प्रोसेसिंग में ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। जी। तो ये सेक्टर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने सही कहा कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उतना वाइब्रेंट नहीं रहा है, बिकॉज उसके काफ़ी वजूहात रहे हैं। जी, जी। अगर आप 2008, 10, 16 में हमारा माहौल यहाँ पे ख़राब रहा, और उसके बाद कोविड का भी जो है सिलसिला हुआ, टाइम हो गया, उसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सिर्फ 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यूएई से आ रही है, जी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से मैं इसको देखता हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें एक सियासी पर्सपेक्टिव भी है। जी। और वो पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान ने जो है कंटिन्यूसली अपना एक फेक नैरेटिव इंटरनेशनल फोरम्स पे चलाया, कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाकर। आज जितनी इन्वेस्टमेंट्स दुबई से आई हैं, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएई में, मुस्लिम कंट्रीज में जो है वहाँ के इन्वेस्टर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन दी है। और तभी वो लोग यहाँ आके जो है पोस्ट आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जो है 370 एब्रोगेशन के बाद यहाँ आके इन्वेस्टमेंट्स जो है कर रहे हैं। और मुझे ज़्यादा तौर ये लगता है कि हमें यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं उन्हें राग़िब करना चाहिए। हमें जो हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का वो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और उसके बाद जैसा आपने कहा हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल, या इसके अलावा टूरिज्म, ये जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा जो इमाद साहब ने कहा। जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज की, कश्मीर में बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है हर्बल मेडिसिन का, अभी तक टैप नहीं हुआ है। इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। आपका फ्लोरिकल्चर जो है उसका बहुत बड़ा अनटैप्ड है। लेवेंडर कल्टीवेशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, लेवेंडर ऑयल जो है इसकी पूरी दुनिया में बहुत रिक्वायरमेंट है। सो कश्मीर में जो फिशरीज हैं, आपकी ट्राउट फिश जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड है। तो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन पे एफडीआई जो है उनको फोकस कर सकते हैं। टूरिज्म है, आईटी है,
हॉस्पिटैलिटी तो है ही, हॉर्टिकल्चर भी हमारा है, बट उसके अलावा फ्लोरिकल्चर है, हर्बल मेडिसिन हैं। सो ये कुछ अनटैप्ड हैं हमारे। और आपके टूरिज्म के साथ आपका जो है रिलीजियस टूरिज्म भी लगता है। आपके पास यहाँ श्राइन्स भी हैं। हम यूजुअली देखते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में लोग ज़्यादा जाते हैं। यू कैन हैव द सेम नेटवर्क हियर फॉर पीपल टू कम एंड विजिट दीज श्राइन्स। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल स्टेट में, डिफरेंट सेक्टर्स में FDI को टैप करने के लिए। जी अमाद साहब, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? जम्मू कश्मीर के बारे में भी बात करेंगे और फिर मुल्क के दीगर खत्तों के बारे में भी। पल्ली की जो आज पंचायत है, मुझे लगता है वो मुल्क की पहली पंचायत है जहां पे जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत जिसको करार दिया गया है। जी। मुझे लगता है आने वाले वक्त में काफ़ी सारी पंचायत को जो है कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर करके जो है इससे पूरे मुल्क को जो है बहुत फायदे आएंगे। जी। और जो है माहौलियाती सतह पर हमारे मसाइल हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, और माहौलियात से जुड़े दीगर जो मसाइल हैं, जो पानी के ज़खायर ख़त्म होने लगे हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर हम कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्रिएट करते हैं तो उससे इन मसाइल को काबू किया जा सकता है? इसको शॉर्ट में रख के जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे एनवायरमेंटल और नेचुरल हजार्ड्स हैं जी, उनको रिड्यूस करने के लिए और उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए जो है ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। और मुझे लगता है इसमें सरकार को जो है और इंटरेस्ट लेके जो है कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द बाकी पंचायत भी जो है कार्बन न्यूट्रल जो है डिक्लेयर हो जाए। जी मुनीब साहब, आज क्वार और रैटले पावर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ। ये तकरीबन 1300-1400 मेगावाट्स का प्रोडक्शन होगा इन दो स्टेशन से, जो पावर प्रोजेक्ट्स जो ये होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जम्मू व कश्मीर को खुसूसी तौर इससे फ़ायदा मिलने वाला है? बिजली की सूरत हाल सही होगी? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है, इल्ज़ाम भी है कि यहाँ से जितनी भी बिजली की पैदावार होती है वो पहले जम्मू कश्मीर से बाहर जाती है, उसके बाद हमें कुछ मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं मिलती है। तो इन दो प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है? मुनीब साहब आपसे। जी, एक तो स्टेट को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो हम रेवेन्यू की बात करते हैं स्टेट को, एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आप बिजली आपका जो भी प्रोडक्शन होता है और उसका जितना भी रेवेन्यू आता है वो कहीं ना कहीं स्टेट की डेवलपमेंट में ही यूज़ होता है, लोगों के लिए ही यूज़ होता है। जी। दूसरा ये है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट हो, आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप या तो उनसे थोड़ी फ्री बिजली ले सकते हैं या फिर एक लमसम अमाउंट वो आपको ऑफर करते हैं कि आप ये ले लीजिए। अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ हुए, बांडीपुरा में किशनगंगा था, द ऑफर वॉज कि हम 1% बिजली जो है आसपास फ्री दे सकते हैं या फिर कुछ 100 करोड़ जो है हम स्टेट को वन टाइम कंपनसेशन दे सकते हैं। बट हमारे जो पिछले हुक्मरान रहे हैं उन्होंने ज़्यादा जो फोकस रखा है वो हमेशा जो है लमसम कंपनसेशन पे रखा है, रेवेन्यू पे रखा है कि पैसा स्टेट में आएगा और उसको किस तरह यूज़ करना है वो करेंगे। बट अगर यही 1% उन्होंने लिया होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि बांडीपुरा में 24 घंटे फ्री बिजली चल रही होती, बांडीपुरा उस डिस्ट्रिक्ट में लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है, गवर्नेंस पे भी डिपेंड करता है, डिमांड पे भी डिपेंड करता है। बट कश्मीर का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है, ये कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए रेवेन्यू का मेन सोर्स है। और जम्मू कश्मीर को अगर हमको चेंज करना है और जम्मू कश्मीर को अगर हमको डेवलपमेंट लेना है और सरप्लस बनाना है अपने रेवेन्यूज में, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और अमाद साहब, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में एक पॉइंट पे बहुत जोर दिया, उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको आम करना है। अगरचे उन्होंने पंचायती राज के तनाजुर में ही कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो उस बारे में भी हमें वोकल होना चाहिए। लेकिन अगर हम वोकल फॉर लोकल के नारे को जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था पहले, उसको लेके जम्मू कश्मीर की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ कितनी स्कोप है इस नारे को बढ़ावा देने की या इस नारे के तहत काम करने की? देखिए, इसका सबसे ज़्यादा स्कोप मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ही है। जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, जो यहाँ का पश्मीना है, जो यहाँ के लोकल आर्टिजन्स की क्रिएटिविटीज़ है। आप डाउनटाउन जाइए, डाउनटाउन श्रीनगर तो लोकल आर्टिजन्स के लिए माना जाता है। जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनके प्रोडक्ट्स है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वोकल फॉर लोकल को जो है अगर बढ़ावा देने की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर में है। और मुझे एट द वेरी सेम टाइम ये भी लगता है कि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने और काफ़ी सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स ने, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड भी है और भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं,
उन्होंने इस रिलेटेड काफ़ी काम किया है। और कश्मीर का जो प्रोडक्ट है, जो लोकल आर्टिजन का प्रोडक्ट है, वो ना सिर्फ जो है मुल्क की सतह पर बल्कि एक इंटरनेशनल मार्केट में भी आजकल अगर आप देखेंगे उसकी एक इम्पोर्टेंस है। उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी रोल प्ले किया है, लेकिन उसमें और काम करने की ज़रूरत है। उसमें और थोड़ा स्ट्रेस देकर लोकल आर्टिजन्स के जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है सरकार को, सो दैट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दैट उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसको हम जो है एक अच्छे से जो है ग्लोबल लेवल पे पहुंचाएं। और एट द वेरी सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक कि जो ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल हमारी क्रिएटिविटीज़ हैं, उनकी मार्केटिंग पे जो है फोकस होना चाहिए। उनकी मार्केटिंग के एवेन्यूज़ ढूंढे जाने चाहिए, बिकॉज आज मॉडर्न ज़माना है, मार्केटिंग के बहुत सारे एवेन्यूज़ निकल चुके हैं। तो उन एवेन्यूज़ पे स्ट्रेस करके जो है उन प्रोडक्ट्स की जो है प्रमोशन होनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे। जी मुनीब साहब, आखिर में हम आपसे जो आज का ये दौरा रहा, पंचायती राज का कौमी दिन था आज, इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर का दौरा जो वज़ीर आज़म का रहा, आपकी जो ओवरऑल असेसमेंट है मुनीब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी जो ओवरऑल असेसमेंट है वो ये है कि दो चीज़ों पे स्ट्रेस था। एक तो ये है कि ग्रास रूट डेवलपमेंट पे बात हुई और दूसरा ग्रास रूट गवर्नेंस पे भी बात हुई। जब मैं ग्रास रूट गवर्नेंस की बात करता हूँ तो पंचायत, सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी, तो एक जो यूथ है जो आगे आना चाहता है, जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को ग्रैब करने के लिए। मैसेजिंग भी बड़ी क्लियर है कि न्यू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा साथ खड़ी है और आगे पॉलिटिक्स के लिए आगे अच्छे लीडर बनाने के लिए साथ है। और ओवरऑल डेवलपमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट जब हम स्टेट की देख रहे हैं तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि फोकस एरियाज हैं, एफडीआई इनटू फोकस्ड एरियाज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है, पावर प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस है। तो इससे जो है ओवरऑल जो आपका जो स्टेट की स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है और उसको आगे ले जाया जा रहा है। बात और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की तंग दामनी के बाइस हम इस बहस को इस वक्त समेटेंगे। मुख्तसर अल्फाज में इमाद साहब, आपका एक आखिर में क्या कहना चाहेंगे, मुख्तसर 2-3 अल्फाज? देखिए, आज का जो इवेंट हुआ है जम्मू में, वो उसने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दी है फास्ट डेवलपमेंट की, डेमोक्रेसी की, वाइब्रेंसी की और अकाउंटेबिलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आज प्रोग्राम में तशरीफ लाए, मुनीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इमाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मुबशिर रफ़ाई और प्रोग्राम की पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।